following statement in keeping with democracy as a value are the following. In keeping with democracy as a value why हैज़ ए वैल्यू होना चाहिए, हैज़ ए वैल्यू वाई। क्या ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो ये डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट में ये बातें ठीक कही गई हैं या गलत हैं? आपको रीज़न के साथ बतानी है। आर दिस करेक्ट और रॉन्ग? पहले फादर टू डॉटर, तो कोई अगर फादर अपनी बेटी से कहता है, फादर टू डॉटर, I don't want to hear your opinion about your marriage. I don't. मतलब इसमें ये क्या है कि एक पिता अपनी बेटी से बोल रहा है? Don't want to hear, मैं तुम्हारी राय नहीं सुनना चाहता। To hear your opinion, ठीक है, about your marriage। तो क्या ये डेमोक्रेसी में अगर ऐसी बात कही जाए, कोई रूलर कहे कि मैं पब्लिक से बोले कि मैं तुम्हारी ओपिनियन नहीं जानना चाहता हूँ तुम्हारे भले के बारे में, अबाउट योर मैरिज, तो क्या ये बात सही है? मैरिज, क्योंकि अगर रूलर हमारे लिए है तो हमारी ओपिनियन क्यों नहीं जानना चाहेगा? इन आवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी व्हेन द पेरेंट्स टेल देम टू डू सो। इन फैमिली चिल्ड्रन मैरी, बोलिए, वेयर द पेरेंट्स, जहाँ पेरेंट्स चाहेंगे वहीं शादी करते हैं। पेरेंट्स टेल देम टू डू सो, तो ये क्या ठीक है कि गलत है? फादर्स स्टेटमेंट इज नॉट एज पर डेमोक्रेटिक वैल्यू। So father's statement is not as per democratic value। लोकतंत्र के लिहाज से ये सही नहीं है, because he denies his daughter an opportunity to express, because he is not allowing his daughter to express her opinion about marriage, about her own marriage। अब उसकी अपनी की शादी के बारे में उसी से वो राय नहीं लेना चाहता। एक्सप्रेस हर ओपिनियन, ठीक है, अबाउट हर ओन मैरिज। इसलिए ये गलत है। इट इज अनडेमोक्रेटिक ऑन फादर्स पार्ट, और गलत क्या है इसमें? इट इज डेमोक्रेटिक ऑन फादर्स पार्ट। फादर के नज़रिए से देखा जाए तो अनडेमोक्रेटिक है। ऑन फादर्स पार्ट टू फोर्स हिज डॉटर टू मैरी, टू फोर्स हिज डॉटर टू मैरी according to his own will, according to his
ओन विल, जैसे कोई राजा चाहे अपनी प्रजा के लिए अपनी जबरदस्ती काम करना चाहे तो प्रजा को अच्छा नहीं लगेगा. His daughter must have the right to choose her life partner as per her wishes. His daughter, जैसे उसको अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है तो वैसे हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी चुनने का अधिकार है. So must have the right to choose her life partner as per her wishes. तो इस तरीके से उसका पिता ठीक नहीं कर रहा है, उसका काम अनडेमोक्रेटिक है. अब इसी का बी पार्ट देखो. बी पार्ट में कहा गया है टीचर अगर स्टूडेंट से कह रहा है, टीचर टू स्टूडेंट कि डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाई आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम. डोंट डिस्टर्ब. अनुराग ये सही कह रही है टीचर कि नहीं ठीक कह रही है? माई कंसंट्रेशन, ठीक है. बाई आस्किंग, अगर मान लो टीचर बच्चों को चुप करा दे कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मी बाई आस्किंग मी क्वेश्चंस इन क्लासरूम, तो माही ये ठीक है क्या? क्या ठीक नहीं है इसमें बताओ? पूछेंगे तो टीचर्स स्टेटमेंट इज अनडेमोक्रेटिक. द टीचर्स स्टेटमेंट, क्या बोलो, क्या बोलते हो बताओ? Teacher's statement is undemocratic because स्क्रीन बंद हो रही. ओके ओके, एक मिनट. अच्छा अब देखना, तो सही हो रही है. अभी देखना, अभी बताना. सर अब तो ब्लर हो गई. ब्लर हो गई. सब ठीक है. ठीक है, यस. चलो ओके, अगर ठीक है तो सही है. सो हाँ, द टीचर्स स्टेटमेंट इज अनडेमोक्रेटिक बिकॉज ही डजंट अलाउ हिज स्टूडेंट, ही, यहाँ पर ये आएगा, शी नहीं आएगा. अब शी है कि ही है पता नहीं है, कोई भी हो सकता है. ही शी दोनों लिख दो. शी डजंट अलाउ. अगर मान लो मैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन न पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो हमारे पैसे का जो मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो क्या गवर्नमेंट कह दे डोंट आस्क वेयर आई स्पेंड मनी, तो क्या ये सही है? डजंट अलाउ हिज स्टूडेंट. ऐसे तो टीचर कुछ गलत भी बता देगा, फिर बच्चों को अगर पूछने को नहीं मिलेगा. टू आस्क क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स हैव फुल राइट. स्टूडेंट्स हैव, इससे उनमें लॉजिकल पावर का विकास होता है. फुल राइट एंड दे गेट इन्वॉल्व्ड इन स्कूल करिकुलम जो भी है. अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो फिर वो इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे. और ऐसे अगर पब्लिक गवर्नमेंट से पूछे नहीं तो फिर इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी. और पब्लिक सोई सोई रहे तो राजा तो खजाना लूट लेगा ना. टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देयर टीचर, फ्रॉम देयर टीचर, and if they are denied this right, it is highly undemocratic. And if they are denied this right,
then it is highly undemocratic. अनडेमोक्रेटिक। ये बात हो सकती है कि टीचर बोल दे ऑन हिज पार्ट कि let me complete this topic, then you put your question. If this teacher is doing so, then it is democratic. He let me work on my part, I will tell your query where the debits and credit has been expended. मैंने कहाँ पैसा खर्च किया और कहाँ नहीं खर्च किया, मैं अपना काम कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बता दूँ, तो पब्लिक मान जाएगी। और ये पब्लिक से कह दो नहीं तुम क्वेश्चन ही ना पूछो कि हम क्या कर रहे हैं, तो पब्लिक मानेगी। सो हाँ, एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, अगर कोई कर्मचारी अपने अफसर से कहे एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, जैसे बैंक का कोई कर्मचारी है और बैंक के मैनेजर से बोले आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, आवर वर्किंग आवर 8 आवर से ज़्यादा काम लेना किसी से अनडेमोक्रेटिक है। जबकि पहले जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो लंदन में 15-15 घंटे लोगों से काम लिया जाता था और फिर जो बच जाते थे बस वो सो पाते थे, तो बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे। आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक? कर्मचारी का हमसे ज़्यादा काम मत लो, जितना 8 घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, दिन रात बैठाल के नहीं रख सकते हो, तो ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक? एम्प्लॉयज स्टेटमेंट इज कीपिंग विद द डेमोक्रेटिक, सो इसका आंसर है इट इज डेमोक्रेटिक। Because each of them has right, because each of them has right to request their officer for something। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मोर ओवर अंडर ए डेमोक्रेटिक रूल देयर आर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, मोर ओवर, ठीक है, दे शुड ओबे द डेमोक्रेटिक रूल्स, ठीक है, मोर ओवर देयर आर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, 8 घंटे सारे लोग काम कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स अंडर डेमोक्रेटिक रूल। लेकिन चाइना में 12-12 घंटे भी काम लिया जाता है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं है। उससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जो पब्लिक है उसके राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो अपने अधिकारों की बात ही नहीं कर पाती पब्लिक। तो इस तरीके से चाइना में ऐसा हो रहा है, बट दे कैन नॉट डू एनीथिंग। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ यू वुड कॉल इट ए डेमोक्रेसी और नॉट। एक कंट्री के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं, आपको ये बताना है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं। कंसीडर फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट सम कंट्रीज and state whether the country is democratic or not। तो पहली बात कही गई है कि all the citizens of country have, all the citizens of country have right to vote, right to vote
तो इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, और वहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। तो बताओ वो कंट्री डेमोक्रेटिक मानी जाएगी? हेल्ड रेगुलरली, so such a country is democratic country, such a country is democratic because as it allows its citizens, तो वो क्या कर रही है, citizens to the right to vote, या ये भी कह सकते हैं allows its citizen to cast their vote। तो इसलिए डेमोक्रेटिक है। बी पार्ट कहता है कि द कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी, और उसने लोन ले लिया है। वन ऑफ द कंडीशन फॉर गिविंग लोन, वन ऑफ द कंडीशन, जिसने पैसा दिया उसने कंडीशन रख दिया है, कंडीशन फॉर गिविंग लोन was the government would reduce its expenses on education and health, was government would reduce its expenses on education and health। हाँ पूछिए, क्या पूछ रही हैं? एक्सपेंसेस का मतलब खर्च। जैसे मान लो एक गवर्नमेंट है, वो 1,00,000 करोड़ रुपया बच्चों की शिक्षा में खर्च करती है, फ्री एजुकेशन में, और 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करती है हेल्थ में। तो जिस एजेंसी ने लोन देने का वादा किया उसने कहा तुम ये 2,00,000 करोड़ उन पे मत खर्च करना अगले साल से, और ये मुझे जमा कर देना, वापस करना हमारा कर्ज। तो क्या ये ठीक कर रही है? ये डेमोक्रेटिक बात है कि अनडेमोक्रेटिक? अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि ये पीपुल का वेलफेयर मार के उनकी एजुकेशन और हेल्थ से कंप्रोमाइज हुआ। ऐसा करना क्या ठीक रहेगा? सो हाँ बोलो। इट इज रॉन्ग। सो इसका आंसर क्या होगा कि सच ए कंट्री इज नॉट डेमोक्रेटिक। ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री क्या करती है? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो डज नॉट कंप्रोमाइज विद द वेलफेयर ऑफ सिटीजन। वो समझौता करती है क्या? कंप्रोमाइज विद वेलफेयर ऑफ इट्स ओन सिटीजन। उस सिटीजन्स के साथ समझौता नहीं करती। समझौता कि ठीक है हाँ हम इनके लिए वेलफेयर नहीं देखेंगे, इनकी हेल्थ नहीं देखेंगे। तो अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हो किसी चीज़ से, जैसे यू आर कंप्रोमाइजिंग, आप रोज़ जिम जाते हो, लेकिन अगर आप कभी भी आपको गिटार क्लासेस जानी, तो ऐसे केस में आपको जिम के साथ समझौता करना पड़ रहा है, कंप्रोमाइज़। सो नाउ यू आर कंप्रोमाइजिंग योर फेवरेट एक्टिविटी टू गो फॉर गिटार क्लासेस। सो यू आर सेक्रीफाइसिंग योर ओन फेवरेट एक्टिविटी। तो ऐसे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उसका पैसा देने के लिए जो उसकी सबसे एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं और एजुकेशन सर्विसेज, उनके साथ समझौता करे कि ठीक है इनको हाँ।
तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इस मामले में समझौता नहीं करेगी, बोलेगी नो आई हैव टू गो टू जिम वेदर माई गिटार क्लासेस बी देयर और नॉट. So government, democratic government is never compromising with health and education. However, this country is undemocratic. That's why it is compromising with such conditions. तो ये तो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्योंकि वो तो समझौता कर रही है इनकी एजुकेशन और हेल्थ के साथ. तो क्या इस कंट्री को डेमोक्रेटिक बोलोगे? वो तो डेमोक्रेटिक नहीं है क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करती. तो इस सरकार को अलोकतांत्रिक कहा जाएगा. नाउ सी, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस बट एजुकेशन इज अवेलेबल इन 1 लैंग्वेज. पीपल स्पीक मोर देन, किसी कंट्री में अगर 7 तरीके की भाषा बोलने वाले लोग हैं, मोर देन 7 लैंग्वेजेस, लेकिन गवर्नमेंट कहती है जिसको पढ़ना है हिंदी में पढ़ो और हमारे पास हिंदी की बुक्स हैं, बाकी लोग जाओ. बट एजुकेशन इज अवेलेबल. तो ये ठीक कह रही गवर्नमेंट. एजुकेशन, तो बाकी लोग क्या करेंगे? हाँ, इज, हाँ, अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज. कहेगी फ्रेंच में पढ़ो, बाकी स्पेनिश और ये सब चले जाओ, चाहे जहाँ भी जाओ पहले फ्रेंच सीखो. तो ये ठीक रहेगा? ओनली इन 1 लैंग्वेज. सो द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% पीपल ऑफ द कंट्री. और ये जिस लैंग्वेज में कह रही है पढ़ो वो विच इज स्पोकन बाई 52% पीपल ऑफ कंट्री. जैसे सिंघली भाषा में श्रीलंका में कहा सब लोग सिंघली में बोलेंगे, तमिल में कोई नहीं बोलेगा, जो सिंघली में बोलेगा उसी को नौकरी मिलेगी. तो क्या उसका कहना सही था कि यहाँ 80% लोग सिंघली हैं इसलिए सिंघली भाषा में ही एजुकेशन दी जाएगी? तो ऐसा उसने किया था श्रीलंका में. तो ठीक किया था. ऐसा करने से तो लोग आतंकवादी बन जाएंगे इफ दे आर डिप्राइव्ड टू देयर राइट्स. सो तमिल और सिंगली में नहीं हुआ था, मैंने राजीव गांधी का आपको बताया था. तो उसमें वो कहते थे श्रीलंका की राज सिंघे सरकार कि सिर्फ यहाँ पर सिंघली बौद्ध धर्म वाली लैंग्वेज चलेगी, तमिल वाले लोग जहाँ मर्जी जो करें उनके बारे में हमें कुछ नहीं जानना है. तो सच ए कंट्री इज हाईली अनडेमोक्रेटिक. Such a country is highly undemocratic. ऐसे चाइना में भी किया जा रहा है कि वहाँ जो इनर मंगोलिया है वहाँ के लोगों से बोला जा रहा है चाइनीज़ में पढ़ना पड़ेगा और वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं. रशिया ने पोलैंड के साथ यही किया था. तो इस वजह से देश टूट जाते हैं जब लोगों को उनकी लैंग्वेज बोलने नहीं दी जाएगी. हाईली अनडेमोक्रेटिक. तो because it gives importance to only 1 language, to only 1 लैंग्वेज. आपको मालूम है हमारे यहाँ जो हाईएस्ट नुब्रा वैली है वहाँ पर एक वोटर रहता है, उसके लिए वहाँ पर एक इलेक्शन बूथ बनाया जाता है, 7 आदमी भेजे जाते हैं सिर्फ एक वोटर के लिए. तो जिससे कि क्योंकि विद इन 10 किलोमीटर की एरिया में वोट डालने का सिस्टम होना चाहिए. तो वहाँ आसपास कोई रहता नहीं, वो अकेले रहता है, उसका घर है. तो उसके लिए अलग से 7 लोग जाते हैं और उसकी हर बार न्यूज़ दिखाई जाती है. वो 104 साल का हो गया है. ओनली 1 लैंग्वेज. हाँ, हर बार उसकी नुब्रा वैली के पास लद्दाख में आउट ऑफ 7, नाम मुझे अभी पता नहीं है लेकिन हर साल उसकी हैं. बोलो. मतलब वो पोलिंग बूथ नहीं होते हैं जहाँ लोग चुनाव डालने जाते हैं अपना वोट डालने, तो वो पोलिंग बूथ उसके लिए बनाया जाता है 7 लोग.
फिर वो जब वोट डाल देता है उसके घर पे जाते हैं, वो डाल देता है, उसको बुला के लाते हैं, फिर वापस चले आते हैं। लैंग्वेज ठीक है। इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, तो ये हाईली अनडेमोक्रेटिक हो गया। इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप पीपल एंजॉय द फ्रीडम। इन डेमोक्रेटिक कंट्री people enjoy the freedom to have education in their own language, to have education, ठीक है, in their own language। तो हमारे भारत में भी बहुत तरीके की लैंग्वेज है। कहा जाता है एक कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, यानी बानी का मतलब होता है बोली। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लोगों की भाषा बदल जाती है, लेकिन लकीली हमारे यहाँ जितनी तरीके की भाषाएं हैं, सब तरीके की बुक्स हर लैंग्वेज में उपलब्ध है। किसी nobody is deprived of having education है। हाँ, कोर्स भी होता है, ये भी बात है। नाउ नेक्स्ट इज, कहा गया है सेवरल ऑर्गेनाइजेशन हैव गिवन ए कॉल फॉर पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन। सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैव गिवन अ कॉल फॉर पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन। पीसफुल ए कहलाएगा। पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन की जो प्रदर्शन है उसमें झगड़ा ना करो, बस चुपचाप डिमॉन्स्ट्रेशन करो। एंड नेशन वाइड स्ट्राइक इन ए कंट्री, एंड पूरे नेशन में हड़ताल कर दो। नेशन वाइड स्ट्राइक इन ए कंट्री मतलब कोई काम ना करो, ठीक है। टू अपोज दीज पॉलिसीज, किसकी पॉलिसीज? किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट ने कोई नियम लगाया है, कोई इन ए कंट्री एंड नेशन वाइड स्ट्राइक। सो इन ए कंट्री टू अपोज दीज पॉलिसीज, किसकी पॉलिसीज? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अरेस्टेड दीज लीडर, अब वो चुपचाप अपना प्रदर्शन कर रहे थे और गवर्नमेंट ने सबको जेल में डाल दिया। सो गवर्नमेंट, उन्होंने कोई लाठी नहीं चलाई, कुछ नहीं, फिर भी गवर्नमेंट हैज अरेस्टेड दीज लीडर्स। तो प्रार्थना, क्या ये ठीक रहेगा डेमोक्रेसी में? वो लोग कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो करी ठीक नहीं करी, ऐसा कह के वो मुंह पे काला कपड़ा बांध के झंडा लेकर खड़े थे, काला झंडा लेकर। विरोध करने के लिए काला झंडा होता है, ब्लैक फ्लैग। तो गवर्नमेंट ने सबको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। इफ़ द गवर्नमेंट अरेस्ट पीपल सिंपली बिकॉज दे आर होल्डिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, वो बैनर ले रहे हैं या फ्लैग कार्ड्स लिए खड़े, हाथ में लिखा रहता है ना फ्लैग कार्ड्स कि हमारी मांगे पूरी करो, या हमारे ऊपर से ये जो टैक्स है हटाओ, ऐसे कुछ भी। तो कुछ ना कुछ सबके इश्यूज होते हैं। इफ गवर्नमेंट इज अरेस्टिंग सच डिमॉन्स्ट्रेटर्स, ठीक है, बिकॉज किस लिए? बिकॉज they are holding बैनर्स, क्योंकि वो बैनर्स लिए हुए हैं इसलिए कर रही है, ठीक है। एंड डूइंग स्ट्राइक, काम पर नहीं गए हैं, तो स्ट्राइक, देन it is undemocratic।
कंट्री, ऐसी कंट्री कैसी कही जाएगी? अनडेमोक्रेटिक। एज all democratic countries allow their citizen the right to express agitation, right to express उनके अंदर जो व्यू है वो किसी भी तरीके से, as all democratic countries allows its citizen to, ठीक है, इसके सिटीजन को टू ये राइट अलाउ इट्स सिटीजन टू राइट ऑफ पीसफुल, राइट ऑफ स्ट्राइक इन ए पीसफुल मैनर, राइट टू स्ट्राइक, वो स्ट्राइक का अधिकार देती है सारी कंट्री इन पीसफुल मैनर। हर देश में ये अधिकार है, अगर वो नहीं कर रही है, उनको अरेस्ट कर रही है तो गलत कर रही है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन इन कंट्री, गवर्नमेंट के कब्जे में है। द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन, टेलीविजन है इन द कंट्री। ऑल द न्यूज़पेपर हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, इसी तरीके से ऑल द न्यूज़पेपर पहले गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि क्या मैं ये छाप दूं, टेक परमिशन, ओन का मतलब है कब्जे में, उसके अधिकार में। यू ओन ए कार, सो गवर्नमेंट ओन्स, अधिकार में है, तो यू ओन ए कार, तुम्हारे पास एक कार है। सो गवर्नमेंट ओन्स यानी रेडियो और टेलीविज़न भी उसके अधिकार में है, जो गवर्नमेंट कहेगी वही रेडियो में सुनाया जाएगा, वही टीवी में दिखाया जाएगा। अगर इंदिरा गांधी के ज़माने में न्यूज़ सुनोगी तो पता चल जाएगा उस समय का, देखो न्यूज़ कोई सुन के कि वो कैसे चापलूसी करता था गवर्नमेंट की, तो सिर्फ गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे के बारे में बोलता था। ऑल द न्यूज़पेपर, उस पर भी सेंसरशिप लगा दी है। टेक परमिशन बिफोर रिलीज ऑफ पेपर, कोई भी चीज़ वो अगर करता है तो परमिशन लेता है, टेक परमिशन बिफोर, ठीक है। पब्लिशिंग ए न्यूज़, तो ऐसी स्थिति में ये चीज है। सो इज इट डेमोक्रेटिक? सो इन ए if a country does not allow, if a country has censorship on print media and network media, country has censorship लगा दी है, यानी कि सेंसर कराना पड़ेगा। सेंसरशिप का मतलब है कि पहले अनुमति लेनी पड़ती है, तो उसको कहते हैं सेंसरशिप। हैं? हाँ, फिर नहीं करते हैं, तो पूर्व अनुमति लेने का मतलब सेंसरशिप है। सेंसरशिप ऑन, ये क्या कहते हैं, मीडिया, देन ऐसी, अब इंडिया में नहीं है, इंडिया में अब नहीं हुआ है, ये अब फ्री कर दिया है। देन इफ ए कंट्री है सेंसरशिप ऑन मीडिया, मीडिया तो कुछ भी हो सकता है, मीडियम, लोगों को जिससे जानकारी मिलती है उसको मीडियम कहते हैं। किससे किससे आपको जानकारी मिलती है? क्या आपको फ़ोन से जानकारी मिलती है, टीवी से, रेडियो से, आपको न्यूज़पेपर से, क्या आपको मैगजीन से? ये सब मीडिया हैं। देन इट इज़, जो पीपल हैं, पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस
देयर ओपिनियन फ्रीली, वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे फ्रीली, ठीक है, एंड कैन नॉट इंजॉय, just hold, cannot express, so opinion freely and cannot enjoy the status, ठीक है ना, तो वो ऐसा कर पाएंगे, ठीक है, freely and cannot enjoy their rights ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्हें सूचना चाहिए कि नहीं कि क्या क्या उनके देश में हो रहा है। पता चला दिल्ली में 700 लोग मारे गए और मीडिया बता ही नहीं रही है, तो लोगों को पता चल पाएगा क्या? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो इट इज हाईली अनडेमोक्रेटिक। चीन में एक जगह कुछ होता है तो दूसरी जगह पता ही नहीं चलता क्या हुआ है। सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ पर, प्रेस फ्रीली अपनी बात रख। क्या चीन पे वो कुछ बताता नहीं है, वहाँ पे कितने लोग मारे गए, कितने लाख लोग मारे गए, ये भी नहीं बताता है वो। और वहाँ पर आप देखोगे तो कोरोना के टाइम में इतना सल्फर डाइऑक्साइड निकला है, क्रीमेशन किया गया है, तो वो सैटेलाइट से इमेज पता चली कि इतना सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ से निकला है, तो वो जो क्लाउड्स बताते हैं। लेकिन फिर भी मतलब जब लोग मरते हैं तो हमारी बॉडी से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकलता है, तो वो बता ही नहीं रहा कि कितने लाख लोग मरे कोरोना में, वो कह रहा 2000 मरे हैं बस। जबकि वुहान में ही कितने लोग मर गए। नाउ ये तो बात हो गई कि किस तरीके से डेमोक्रेसी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन 2004 अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन USA pointed to the increasing inequalities in that country, pointed to the इंक्रीजिंग इनइक्वलिटीज। वहाँ किसके किसके बीच झगड़ा होता है, बोलो? ब्लैक एंड वाइट, जो रेड इंडियन है ना, जो अफ्रीका से स्लेव्स बुलाए गए थे, किसने बुलाए थे? फ्रांस ने वहाँ कॉलोनी बसाई थी कि नहीं, इंग्लैंड ने 13 कॉलोनी, तो उसने कहाँ से गुलाम बुलाए थे? रेड इंडियंस अफ्रीका से। तो ओके, सो अफ्रीका से उसने गुलाम बुलाए थे। सो वही सब वहाँ पे हैं, तो उनके और इनके बीच में आपस में इनइक्वलिटी है, लोग वहाँ पर मार देते हैं। अफ्रीका तो बहुत पिछड़ा हुआ था, वहाँ से पकड़ पकड़ के लाए थे, उनसे काम करवाया वहाँ पे अफ्रीका। लेकिन वो तो फिर अब वहीं बस गए ना जो रेड इंडियंस हैं। तो इसी तरीके से ओबामा भी तो उन्हीं ब्लैक इंडियंस में ही थे जो वहाँ बने थे राष्ट्रपति, फर्स्ट ब्लैक इंडियन, समझ, रेड इंडियन, ठीक है ना। अभी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ, पुलिस ने की गर्दन दबा दी थी ब्लैक इंडियंस को, और तब तक बूट रखा जब तक वो मर नहीं गया। उसके बाद कितने वहाँ प्रदर्शन हुए थे मालूम है? 1 साल पहले की घटना, उसके गर्दन पे बूट रख दिया था और वो मर गया। और कईयों को कार से निकाल के गोली मार देते हैं सीधे ब्लैक इंडियंस को। तो अभी भी ये बहुत होता है USA में, तो सब बहुत ज़्यादा। लॉ नहीं है कि एक तरीके से जो ब्लैक लोग हैं वो गरीब हैं, तो उनमें एक इकोनॉमिक गैप भी है, और जो वहाँ फ्रांस के लोग हैं या यूरोपियन जाके जो बसे, वो अपने आप को क्या मानते हैं? सुपीरियर। और जो वहाँ के रहने वाले अमेरिकन्स हैं और जो अफ्रीका से गए थे, वो वहाँ के निवासी, वो सब काले काले हैं। तो अमेरिका के भी मूल निवासी जो थे वो उतने प्रॉस्परस नहीं थे, और अफ्रीका वाले भी।
तो अब इन दोनों में एक गैप बढ़ गया। जो यूरोप के लोग जो वहाँ बसे और जो अफ्रीका और अमेरिका के मूल निवासी थे, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, तो वो जो गैप है अभी तक चला आ रहा है। यूरोपियंस रिच हैं और जो रेड इंडियंस हैं वो पुअर हैं, तो उनको ज़्यादा अधिकार तो हैं, लेकिन फिर भी इनमें एक नफरत है। देयर इज़ ए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम, इंक्रीजिंग इनइक्वलिटीज़, ठीक है, इन दैट कंट्री, इन दैट कंट्री। तो inequalities in income reflected in the participation of people in democracy. Inequalities in income, और उनकी इनकम में भी इनइक्वलिटी है। इनकम reflected the participation of people in the participation ऑफ पीपल। तो जो लोग अमीर हैं वो पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाएंगे कि पॉलिटिक्स में वोट डालने जाएंगे। सो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। और साथ में जो लोग गरीब हैं, क्या उनके लीडर संसद में पहुंचेंगे? डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है, तो किसी में पहुंचेंगे? पुअर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपना खा खा रहे हैं, उसी में ही वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इट ऑल्सो शेप्ड देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। इट ऑल्सो शेप्ड देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस the decisions taken by government, The report highlights, रिपोर्ट मतलब क्या होता है? अब एक ऐसी रिपोर्ट वहाँ से निकल के आई जैसे लोग पहुँचे नहीं उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो जो गवर्नमेंट निर्णय लेगी या अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी, वो अमीरों के लिए, वाइट्स के लिए बनाएगी, वेलफेयर के लिए, कि ब्लैक्स के लिए? जब ब्लैक्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँचे ही नहीं, तो ब्लैक्स के लिए लड़ेगा कौन पार्लियामेंट में? बोलो, कोई लड़ने वाला है क्या? देखो, ओबामा तो बन गए, तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक्स एक साथ शामिल होते हैं। हमने बताया था ना 20% अगर मुस्लिम एक साथ हो जाते हैं और कहीं वोट दे दें, तो ज़्यादातर वहाँ लोग चाहते थे कि ममता बनर्जी हट जाएं, यहाँ पे ही पश्चिम बंगाल में, लेकिन सारे मुस्लिम वोटर्स ने ममता बनर्जी को वोट दे के जिता दिया कि नहीं? तो कई बार माइनॉरिटी के वोट बहुत मायने रखते हैं, वो अगर एकजुट हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ओबामा पसंद थे और वाइट लोगों को भी ओबामा पसंद थे, उनमें से कुछ को तो जीत गए वो, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसा हुआ। सो अब यहाँ पर ये कुछ रिपोर्ट आई। इफ़ एन एवरेज ब्लैक फैमिली अर्न्स, इफ़ एन एवरेज ब्लैक फैमिली अर्न्स, वो अगर कितना कमाती है, कितने डॉलर? $100, then the income of average white family, income of average white family is $162। तो किसकी इनकम ज़्यादा हुई? ठीक है, ए वाइट फैमिली की ज़्यादा हुई। वहाँ पर वाइट लोग ज़्यादा प्रॉस्परस हैं। ए फैमिली हैज़ 12 times more wealth, a family has 12 times more wealth क्या? If an average black family earns rupees, ये $100, then the income of average white family is
ये इतने डॉलर है, सो दैट इज डॉलर को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। सो ए फैमिली हैज 12 टाइम्स मोर वेल्थ। ए वाइट फैमिली की कितनी वेल्थ है? हैज 12 टाइम मोर वेल्थ देन एवरेज ब्लैक फैमिली। ये तो आप इनकम की बात कर रहे हैं कि कितना पर डे कमाते हैं ब्लैक फैमिली, लेकिन उनके जो पुरखे हैं, पुराने घर हैं, वो सब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, और जो ब्लैक हैं उनका तो कोई घर था नहीं कॉलोनियल रूल में। तो अमीरी में अगर देखा जाए तो वो 12 गुना ज़्यादा अमीर हैं, और पैसे थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास जो उनका जो ऐसी चीज़ है जैसे लैंड हो गया या और पोजेशंस हो गए, वो बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े घर हैं। तो वाइट फैमिली के पास सब कुछ है, 12 गुना ज़्यादा पैसा है, कमा भी ज़्यादा रहे हैं, और पुराना जो उनके बाप दादा छोड़ के गए वो भी ज़्यादा, 12 गुना ज़्यादा पैसा है। तो बोलो है गैप कि नहीं? इकोनॉमिक गैप। देखो दे आर अर्निंग मोर, कहीं पर भी वाइट लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, तो वो अमीर हो जाएंगे कि नहीं? वाइट पीपल गिव प्रेफरेंस टू वाइट पीपल, अब ब्लैक को वो छोटे काम देते हैं, वाइट को ज़्यादा बड़े काम देते हैं, तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी कि नहीं? बोलो। तो वही प्रेफरेंस की बात है कि कौन किसको देता है। इन अ प्रेसिडेंट इलेक्शन नियरली 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल, इन अ प्रेसिडेंट इलेक्शन, जैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट इलेक्शन 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल्स जैसे जो बाइडेन अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इन फैमिलीज with income over $75,000, जिनके $75,000 से ऊपर की इनकम थी पर एनम, हैव वोटेड, उन्होंने वोट किया। प्रेसिडेंट इलेक्शंस में किसने वोट किया? जिसकी इतनी इनकम थी। The people are the top 20% of population. इस तरीके के लोग कौन थे? The people are the top 20% of the population. हाँ, of the population in terms of their income. In terms of their income. जो पीपल वोट दिए, द पीपल हु वोटेड, जिन्होंने वोट दिया, वो कौन लोग थे? वो 20% जो उस देश के अमीर लोग थे, उन्होंने ही वोटिंग की है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, यानी गरीबों ने वोटिंग नहीं की। जिनकी इनकम कितनी थी बताओ? 75,000 रुपये थी, रुपीज़ है, उन्होंने वोट किया। तो जो प्रेसिडेंट बना वो अमीरों का बोलो डॉलर है, तो इतने डॉलर ऊपर, इससे बहुत ज़्यादा है। ये वो टॉप मोस्ट क्रीम अमीर हैं जो इतना कमाते हैं, वो वोट कर रहे हैं। ये तो एक एवरेज आम आदमी की इनकम है, लेकिन जो टॉप मोस्ट क्रीम 20% है, तो बताओ वहाँ जो एक सरकार बनेगी वो अमीरों की बनेगी कि गरीबों की? अमीरों की बन जाएगी। ऑन द अदर हैंड, only 5 people out of 10, only 5 people out of 10 from family with income less than, देखो दोनों में फ़र्क है। यहाँ 9 आउट ऑफ 10 है, वो सेलेक्ट हो गए,
प्रेसिडेंट इलेक्शन में, फिर वो बाद में जाके जो बाइडेन को देंगे कि क्लिंटन को देंगे वो बात अलग है, लेकिन वही सब लोग बाद में प्रेसिडेंट को वोट देंगे। तो 9 चुन लिए गए 10 में से जो अमीर हैं, और जबकि गरीबों में कितने चुने गए 10 में से 5, जिनकी इनकम कितनी थी लेस देन $15,000 हैव वोटेड। ठीक है, दे आर द बॉटम 20%, दे आर द बॉटम, ये वो 20% लोग थे, बॉटम 20% ऑफ द पॉपुलेशन in terms of their income। तो इससे पता चला कि जिसकी इनकम इतनी थी तो उसमें 10 में से 9 लोगों ने वोट दिया, और जिनकी इनकम कम थी उनके 5 मेंबर घर से वोट देने ही नहीं गए। 10 में से कितने लोग वोट देने गए बताओ? 5 गए और 5 घर में बैठे रहे, वो वोट ही देने नहीं गए। तो इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में किसका ज़्यादा हुआ? ठीक है, सो अबाउट 95% कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, 95% कंट्रीब्यूशन। कौन लोग ज़्यादा चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को? पॉलिटिकल पार्टीज comes from rich, तो पॉलिटिकल पार्टी किसकी बात सुनेगी? अगर उसे जो चंदा देगा उसकी सुनेगी कि दूसरे की? दिस गिव्स देम अपॉर्चुनिटी, तो इससे उनको एक अवसर मिलता है। ठीक है, टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, एक्सप्रेस दे, एंड बोलिए 95% कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो चंदा आता है वो अमीरों का आता है। सो एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड कंसर्न, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा कंसर्न है अपने अधिकारों को लेके, विच इज़ नॉट अवेलेबल टू मोस्ट सिटीजन, जो कि विच इज़ नॉट अवेलेबल टू मोस्ट सिटीजन, उनकी बात सुनी जाती है। जैसे हमारे यहाँ अंबानी जा कर के मोदी को बोल देते हैं कि आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो ज़रा ऐसी बना दीजिएगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा, और अंबानी वहीं पीछे 20,000 करोड़ रुपए बीजेपी में चंदा डाल देते हैं। तो बताओ बीजेपी उनकी बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी? तो वो चंदा भी दे दिए और बोल दिए ऐसा पॉलिसी बना देना, बजट निकालने जा रहे हो। एज पुअर सेक्शन पार्टिसिपेट लेस इन पॉलिटिक्स, सेक्शन पार्टिसिपेट लेस इन पॉलिटिक्स, तो द गवर्नमेंट डज नॉट लिसन टू देयर कंसर्न, तो गवर्नमेंट उनकी बात ही नहीं सुनती है। डज नॉट लिसन टू देयर कंसर्न, वो क्या चाहते हैं। इसलिए कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी, गेटिंग, सो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन है वो रेगुलरली लिसन टू द कंसर्न्स ऑफ बिजनेस एंड मोर रिच, पॉलिटिशियंस रेगुलरली लिसन टू रिच पीपल, वो उन्हीं की बात सुनते हैं पॉलिटिशियन। तो अब इन सब चीज़ों में देखने पर आपको राइट एंड एसे ऑन डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी, तो एक इस पर वो बोल रहा है कि इस पर कमेंट करो कि क्या क्या कमियां हैं, और इस पर एक ऐसे लिखो देखो ये क्वेश्चन है कि ऐसा वहाँ हुआ है। तो अब आपको ये बताना है कि डेमोक्रेसी और पॉवर्टी पे एक ऐसे लिखो जो उसने कहा है।
तो उसका भारत में भी क्या कोई प्रभाव हो सकता है? आपको अमेरिका की स्थिति समझ में आ गई कि क्या कंसर्न है? जो गरीब लोग हैं वो वोट देने नहीं जाते हैं, 10 में से 5 लोग वोट देते हैं, अमीर में 10 में 9 देते हैं, चंदा अमीर लोग देते हैं, ज़्यादातर अमीर लोग पॉलिटिक्स के साथ कंसर्न हैं। तो जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसकी बात सुनेंगे, अमीरों की कि गरीबों की? जो वोट देगा तो उसी की तो बात सुनेंगे। तो अब ये कह रहा है कि ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का लास्ट क्वेश्चन है। नाउ राइट एन एसे ऑन डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी। राइट एन सर पेड़ थोड़ा सा राइट कर दीजिए। ऐसे, राइट एन एसे ऑन डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी using the information, using above information, but using examples of India का एग्जाम्पल लो, इंफॉर्मेशन ऊपर की लो। तो अब देखिए डेमोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट होती है? डेमोक्रेसी is a form of government of the people, by the people, ठीक है, for the people and by the people, for the people and by the people, सभी के लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए। Now obviously above form of government, जो ऊपर का तरीका है of government is for the rich. सर आर के बाद एन आएगा ना गवर्नमेंट में? above form of government, ये जो है वो किसके लिए है? is for the rich who funded 95% money in पार्टी अकाउंट। पार्टी अकाउंट में वो लोग चंदा दे रहे हैं 95%, तो उन्हीं की बात सुनी जाएगी। तो ये अमीरों की सरकार हुई कि सबकी हुई? सो ये अमीरों की हो गई। एंड ऐसे केस में होगा, सो नाउ सच गवर्नमेंट and their policies are in favor of rich। वो कैसी पॉलिसी बनाएगी? गरीबों के लिए बनाएगी कि अमीरों के लिए? फेवर ऑफ रिच। अगर उसको मान लो कुछ अस्पताल खोलने हैं, स्विमिंग पूल खोलने हैं, तो वो क्या खोलना पसंद करेगी ऐसी गवर्नमेंट? स्विमिंग पूल खोलेगी, क्योंकि अमीरों को स्विमिंग पूल चाहिए। तो इस तरीके से भाई हॉस्पिटल, मान लीजिए बहुत अमीरों के अपने अपने हॉस्पिटल हैं, या मैं और कोई बात कहूँ कि जैसे कोई गरीबों के लिए चीज़ खोलनी है, तो वो ना खोल के वो क्या करेगी? वो ऐसी चीज़ बनाएगी जो रिच के लिए चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? बात क्या है? हैं? 95% मनी इन पार्टी अकाउंट। तो जो 95% मनी पार्टी अकाउंट में देते हैं, ये उन्हीं की सरकार है। तो उसकी पॉलिसी किनके फेवर में होगी? रिच के। हेंस जो रिच हैं विल बिकम प्रो रिच या विल बिकम मोर रिचर।
more rich and poor will become poorer. तो इससे इनके बीच की खाई और बढ़ जाएगी. नाउ इन फैक्ट गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल कीप पुअर इलिटरेट, वो उनको अशिक्षित ही बनाए रखेगी. सो दैट दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, अपनी आवाज ना उठा सकें. दे कैन नॉट रेज, गवर्नमेंट जो मर्जी करती रहे और उनकी आवाज ना उठा सके. रेज देयर वॉइस अगेंस्ट. क्या आपको मालूम है कि लालू यादव ने बिहार में बहुत समय तक अशिक्षा रखी कि लोग उनके बहकावे में आते रहे और उनको वोट देते रहे. तो ऐसा भी होता है. चारा घोटाला भी किया. नेचुरली दे आर सो, हाँ, सो पुअर, जो पुअर आर केप्ट अवे फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स. उससे अलग रखा जाएगा. एजुकेशन, जॉब, इन सब से अवे रखा जाएगा. सो हेंस डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी गो साइड बाय साइड. तो किसी भी देश में यही होता रहा है, ये भारत के लिए भी सही है. हेंस क्या डेमोक्रेसी में कभी गरीबी मिटेगी, आप सोचते हो? क्योंकि पार्टियों को चंदा कौन देता है? पॉवर्टी गो साइड बाय साइड. इंदिरा गांधी ने 3 बार गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्या कभी हटाई? तो इस तरीके से ये बस कहने की बातें होती हैं, गरीबी नहीं हटती है. अब देखिए, नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. वाई इज पाकिस्तान? आपको मालूम है वाई इज पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्या हुआ? परवेज मुशर्रफ ने वहाँ के प्रेसिडेंट को हटा दिया और खुद वो वहाँ के जो है रूलर बन बैठे. परवेज मुशर्रफ कौन थे बताओ? हाँ, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, ये पूछे जाते हैं. ये तो लंबे क्या? वेलफेयर स्कीम्स, SCHEMES. वाई इज पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ. सो not called a democracy. तो परवेज मुशर्रफ वाज जनरल ऑफ मिलिट्री. मिलिट्री का जो टॉप मोस्ट कमांडर, उसे क्या कहते हैं? परवेज मुशर्रफ वाज टॉप कमांडर यानी जनरल, जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी. ही उसने क्या किया? डिसमिस्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जो वहां पर लोगों ने चुनी हुई सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर को, संसद को भंग कर दिया. ही डिसमिस्ड द पार्लियामेंट कि भाई हम मिलिट्री में हमारी पावर है, हम नहीं तो हम गोली चलवा देंगे. द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट.
परवेज़ मुशर्रफ, तो परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ पर ऐसा किया। आज तो जो पहले की गवर्नमेंट थी उसको वहाँ से उसने हटा दिया और खुद राजा बन बैठा। नाउ परवेज़ मुशर्रफ, तो According to Wikipedia, Pervez Musharraf is a Pakistani politician and a ये परवेज़ मुशर्रफ है, वहाँ का ये जनरल था। तो आप ये देख लें ये जनरल है, और लेकिन फिर ये क्या बन बैठा, वहाँ का प्रेसिडेंट बन। क्या पाकिस्तान के आर्मी का था? देखो पाकिस्तान का झंडा लगा है, तो पाकिस्तानी आर्मी का था। लेकिन इसने क्या किया कि इसने वहाँ के लोग, वहाँ के परवेज़ मुशर्रफ ने प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया और खुद ये जस्ट अनाउंस कर दिया, जस्ट परवेज़ मुशर्रफ dethroned the prime minister. Here is some information for when was Musharraf sentenced to death? According Just, to Wikipedia, एक मिनट रुकिए। नाउ अब इसने क्या किया, जस्ट होल्ड ऑन। तो परवेज़ मुशर्रफ वॉज जनरल ऑफ, ही डिसमिस्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो उसने वहाँ की जो डिसमिस कर दी एंड और उसने क्या कर दिया, सेल्फ एंड प्रोक्लेम्ड सेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और खुद पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा दिया और बोल दिया कि अब यहाँ, क्योंकि अगर भारत में संसद नहीं हो तो बताओ किसका रूल चलेगा, संसद डिसमिस हो जाए या हंग गवर्नमेंट हो जाए, तो जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्हीं का रूल चलेगा कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उनका रूल चलता है। तो ऐसे ही उसने जब वहाँ की डेमोक्रेसी में संसद को, वहाँ की जो पार्लियामेंट उसको डिसमिस कर दिया, तो वहाँ पर अब किसका रूल चलेगा। जैसे हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद, फिर उन्हीं का रूल चलता है। तो ऐसे ही उसने प्रेसिडेंट रूल में पाकिस्तान को रखा कि मैं रूल करता रहूँगा, और प्रेसिडेंट रूल होता है। तो बताओ उस समय पावर किसके हाथ में होती है, आर्मी के हाथ में होती है। प्रेसिडेंट तो एक व्यक्ति है, और प्रेसिडेंट किसका हेड होता है, क्या तीनों सेनाओं का मुख्य होता है। भाई डिफेंस मिनिस्टर तो सिर्फ कुछ मसले हल करता है जो इश्यूज होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं है। तीनों सेनाओं का हेड कौन है, डिफेंस मिनिस्टर तो एक पॉलिटिशियन है, तीनों सेनाओं का हेड प्रेसिडेंट होता है। हर मैस में हर जगह प्रेसिडेंट की जरूर फोटो लगी होगी, क्योंकि सब जगह पूरे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं प्रेसिडेंट, सब उसके बाद कोई आता है। तो हर पूरे विश्व में जितनी भी देश हैं, तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर किसी सेना का हेड नहीं होगा, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर भी है और सेना भी आ जाए तब तो वो एक कैसा बन जाएगा, एब्सोल्यूटिस्ट बन जाएगा, मोनार्क। तब तो फिर कोई उससे हटा ही नहीं पाएगा। और नहीं तो प्राइम मिनिस्टर गलती करे तो प्रेसिडेंट खट से हटा दे और संसद को डिसमिस कर दे और बोले अब हमारे हाथ में सत्ता है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन होता है, बताओ। प्रेसिडेंट, बोलो बोलो। प्रेसिडेंट अगर प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया तो उसके पास भी पावर आ गई।
उसके पास पावर है और उस देश में जो रूल लग जाएगा वो प्रेसिडेंट का रूल लग जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हंग पार्लियामेंट है, मान लो किसी को भी बहुमत ना मिला, 50% वोट नहीं मिले किसी को, 30% 3 पार्टियों को मिल गया और कोई पार्टी चलाना ही नहीं चाहती है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो उसको डिसमिस कर देगा, वो है डिसॉल्व कर देगा, कहेगा इस बार जो है संसद नहीं बनेगी क्योंकि किसी को मिला नहीं, 1 साल बाद फिर चुनाव होंगे। और तब तक उस देश में किसका रूल रहेगा? प्रेसिडेंट रूल रहेगा। तो ये चीज़ होती है। तो प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि जो मर्जी वो नियम लगा दो। जैसे एक बार क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी को वोट नहीं मिले जीतने लायक, तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली, वहाँ पर जो हमारे हैं प्रेसिडेंट से, तो उन प्रेसिडेंट के पास जाकर बोला कि आप जो है इमरजेंसी लगा दो। ये 1975 की बात है कि पार्लियामेंट इस बार बनेगी नहीं और प्रेसिडेंट रूल लगा दो। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने बहुत सारा गड़बड़ किया। फिर दूसरे जो लीडर्स थे अटल बिहारी वाजपेयी, सबको उन्होंने रातों रात जेल में भी डलवा दिया अपोजिशन पार्टी के लीडर को। तो इस तरीके से हाँ, इमरजेंसी जो हम इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट उनके अंडर में थे, एक तरीके से उनकी बात मानते थे, तो उनसे साइन करवा लिया कि भारत में इमरजेंसी लग गई है क्योंकि हमारे देश में कोई बाहर का देश आक्रमण करने वाला है। तो इस तरीके से उन्होंने डिसॉल्व करा दी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंदिरा गांधी नहीं जीत पाई थी। तो ऐसी स्थिति में लेकिन जो प्रेसिडेंट था वो किसकी बात मानता था? एक स्टैम्प की तरह इंदिरा गांधी की बात मानता था। तो इस तरीके से उन्होंने उनको प्रेसिडेंट को अपने रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन इतना आप जान लीजिए प्रेसिडेंट के अंडर में कौन कौन सेनाएं होती हैं बताइए। तो प्रेसिडेंट के अंदर में आर्मी होती है और एयर फोर्स होती है, और क्या होती है? भारत में 9 लाख लोग किसमें हैं बताइए? नहीं, 9 सबसे ज्यादा लोग किसमें होते हैं किसी भी देश में? आर्मी में। सबसे ज्यादा आर्मी में होते हैं। तो सबसे पावरफुल तीनों में कौन हुई बताओ? आर्मी बता अमेरिका के आर्मी के पास मुझे आदत है क्या? होंगे, हो सकता है। अब आर्मी का रूलर कौन था बताओ? क्या परवेज मुशर्रफ था? बोलो। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? मुशर्रफ उसने प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया। कौन था प्राइम मिनिस्टर? नवाज शरीफ। किसको हटाया बताओ? नवाज शरीफ को हटा दिया। और किसको हटाया? क्या प्रेसिडेंट को भी हटा दिया? जुल्फिकार अली भुट्टो को। नवाज शरीफ, ये देखो नाउ इनको हटा दिया। ये इस समय जेल में लंदन में हैं, अभी भगोड़े बन के रह रहे हैं। नवाज इनको भगा दिया, इनको जेल कर दी, मतलब नवाज शरीफ को। फिर ये किसी तरीके से जब इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था नवाज शरीफ के खिलाफ, तो ये लंदन चले गए, भाग गए। तब से ये वापस ही नहीं आए। तो इनको किसने हटाया था? क्या ये प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के? और इनको इनकी गद्दी से किसने हटाया? तो परवेज मुशर्रफ ने इनको हटा दिया। और किसको हटाया? प्राइम मिनिस्टर को तो हटा दिया, और किसको हटाया बताइए? प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो को भी हटा दिया। सबको हटाने के बाद ये खुद क्या बन गया? क्या प्रेसिडेंट बन गया? और अपने किसी फेवरेट को आर्मी का जनरल बना दिया। तो क्या वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष हो गया? बोलो। और चूंकि उसने संसद को हटा कैसे दिया कि पावर है, उसने क्या किया? घेराव कर लिया उनके घरों का और उठवा लिया। और कैसे हटाया जाता है? आर्मी पहुंच जाएगी तो किसके पास ताकत है? जबकि इसी के अंडर में था, प्रेसिडेंट के अंदर में होता है कि नहीं जनरल। लेकिन उसने सेना ने क्या किया था उसको हटा दिया? हटा कुछ नहीं दिया था, इसको अपने अंडर में पावर लेनी थी। आज भी वहाँ का जो चलता है पाकिस्तान में,
पाकिस्तान में पावर एक के हाथ में नहीं है, वहाँ पे 5 लोगों की सरकार है। प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से चलता है, आतंकवादी अपने हिसाब से रूलिंग करते हैं, और ISI जो वहाँ की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, वो अपने हिसाब से चलाती है, और आर्मी का अपना रूल है। तो वहाँ पर आप देखोगे जो प्राइम मिनिस्टर है वो वही कहता है, करता है जो वहाँ का जैसे अभी बाजवा है, वहाँ के कौन है जनरल, बताओ, जनरल बाजवा है कि नहीं, रोज न्यूज़ सुनाई पड़ती है। तो बाजवा जो कहता है इमरान खान वही करता है। इमरान खान कौन है वहाँ का, तो लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की बात वहाँ नहीं चलती है, जनरल की बात चलती है, क्योंकि पहले एक बार वो लोग खतरा खा चुके हैं कि जैसे मुशर्रफ ने हटा दिया था नवाज शरीफ को, तो इमरान खान डरते रहते हैं कि कहीं बाजवा हमें ना हटा दें, तो इस वजह से वो लोग बिल्कुल मानते हैं। तो इन्होंने किया कुछ नहीं था, सिर्फ इसको अपने हाथ में पावर लेनी थी, एब्सोल्यूट पावर। तो एक तो उसने संसद भंग की, तो पावर किसके हाथ में आ गई, इमरजेंसी लग गई तो प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई। लेकिन वो तो प्रेसिडेंट नहीं था, तो उसने प्रेसिडेंट के बिल्डिंग का घेराव किया और उसको भी उठवा लिया, जेल में डलवा दिया। तो अब वो खुद उसने अपने आप को प्रेसिडेंट बन गया। प्राइम मिनिस्टर तो वो बनता है जिसे जनता चुनती है, उसने इमरजेंसी लगा दी, किसी को नहीं बनाया, इमरजेंसी लग गई। उसने कहा पाकिस्तान में इमरजेंसी रूलिंग है, मिलिट्री का शासन है, चुनाव ही नहीं कराए, 9 साल तक शासन किया, चुनाव भी नहीं कराए कभी, और जो मर्जी वो करता रहा, सारी दुनिया विरोध करती रही, ये बोला इमरजेंसी लागू। प्राइम मिनिस्टर तो जनता चुनती है ना, ये कैसे बना सकता है किसी को प्राइम मिनिस्टर, बोलो, समझ में आई बात। अच्छा, तो ही प्रोक्लेम्ड सेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वाई इट इज नॉट कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, क्या आप इसे डेमोक्रेसी कहेंगे या नहीं कहेंगे, बोलो, जो इन्होंने किया, नहीं कहेंगे, क्योंकि नाउ पीपल ऐसा, नाउ ही डिसमिस, इट इज अनडेमोक्रेटिक। एज जो रिप्रेजेंट, अच्छा अभी ठीक है, ओके ओके। Now, as representative elected by the people, were dismissed by military ruler, as representative elected by people were dismissed by, किसने dismiss कर दिया, by, oh हाँ, it is dismissed by military ruler। तो military ruler ने, ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ अब इसमें क्यों ब्लड है, एक मिनट। अभी देखो कुछ सही आया क्या, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल वर डिसमिस्ड बाय मिलिट्री रूलर, एंड द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन किसके हाथ में आ गई, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, ठीक है, रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स। किनके हाथ में आ गई, या केम इन हैंड ऑफ, रेस्टेड ना लिखना चाहो तो क्या लिख दो, केम इन हैंड ऑफ। तो ये जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई, आर्मी अफसर के हाथ में आ गई। और आपने एक क्वेश्चन पहले पढ़ा था
कि अगर आर्मी आप पे रूल करे तो अच्छा शासन होगा कि खराब, बोलो? खराब। क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करेगी, ठीक है। एंड दीज वर नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय पीपल, दीज पहले ठीक है। नन ऑफ देम। फिर सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया और इसको जेल डाल दिया। आज पाकिस्तान के 2 प्रधानमंत्री और 3 प्रेसिडेंट जेल में हैं। नन ऑफ देम वर इलेक्टेड, जिंदा है। हाँ, इलेक्टेड बाई पीपल। एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी हो चुकी है। बहुत पाकिस्तान का हैंग्ड टू डेथ भ्रष्टाचार के खिलाफ। पाकिस्तान में ऐसे ही चलता रहता है, तो एक दूसरे को मार के फिर ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ कभी स्टेबल रूल नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मुशर्रफ का भी होने वाला है, फांसी होने वाली है, और यही सारा चीज़ चल रहा है। और इमरान खान को हटाया जा रहा है, नवाज शरीफ को लंदन से बुलाया जा रहा है कि अब तुम फिर से शासन करो, तुम्हारे खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जुल्फिकार अली की बात करते हैं। भुट्टो, क्या? जुल्फिकार अली भुट्टो, BHUTTO, तो इन सबको हटा के खुद बन गया।